Good morning to all my dear students. In previous classes we have discussed about vapor pressure of pure liquid. जो हमने पढ़ लिया था एक बार मैं बस बता देता हूँ क्योंकि आज हम लोग वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन पढ़ने वाले हैं। तो हमने प्रीवियस क्लासेस में क्या क्या पढ़ा था, हमने वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड पढ़ा था। ये पूरा मैंने एक लेक्चर लिया था आपको समझाने में कि किसी प्योर लिक्विड का वेपर प्रेशर क्या होता है। सबसे पहले हमने ये पढ़ा था। उसके बाद हमने क्या पढ़ा था, फैक्टर्स अफेक्टिंग वेपर प्रेशर, फैक्टर्स अफेक्टिंग वेपर प्रेशर कि वेपर प्रेशर को कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं। तो इसमें बेसिकली हमारे पास दो फैक्टर आ रहे थे, कौन कौन से, एक तो नेचर ऑफ लिक्विड आता था केवल, और दूसरा क्या आता था हमारे लिए, टेम्परेचर आता था, है ना। और नेचर की बेसिस पे भी अगर याद हो तो मैंने बताया था दो तरीके के सब्सटेंस होते हैं, कौन कौन से, वोलाटाइल सब्सटेंस भी होते हैं और कुछ नॉन वोलाटाइल भी होते हैं। याद है नहीं, वोलाटाइल और नॉन वोलाटाइल, इनकी जरूरत पड़ेगी आगे आपके आज के चैप्टर में। वोलाटाइल में मैंने बताया था जनरली लिक्विड्स आते हैं ना, क्योंकि लिक्विड्स वोलाटाइल होते हैं, जनरली वेपर में चले जाते हैं। और नॉन वोलाटाइल के अंदर हम लोग किनको ले रहे थे, नॉन वोलाटाइल में हम लोग उनको लेते थे जनरली सॉलिड्स आते थे, है ना। सॉलिड्स जो है उनको हम लोग एज्यूम करते हैं नॉन वोलाटाइल सब्सटेंस की, वो अपना वेपर प्रेशर नहीं बनाते हैं, ठीक है। और इसके बाद हमने कल की क्लास में, उसके बाद हमने कॉन्सेप्ट ऑफ बबल पॉइंट एंड ड्यू पॉइंट ये देखा था, ठीक है ना। तो पिछले 3 क्लासेज में हमने ये 3 चीजें पढ़ी हैं, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड, फैक्टर्स अफेक्टिंग वेपर प्रेशर, और उसके बाद कॉन्सेप्ट ऑफ बबल पॉइंट एंड ड्यू पॉइंट। तो ये 3 चीजें हमने पढ़ी थी। इनको प्रीवियस क्लासेस को जाके एक बार अच्छे से देख लीजिए, है ना। ये हमने रिवीजन पॉइंट ऑफ व्यू से आप एक बार देख लीजिए, क्योंकि ये हमें जरूरी है जानना, है ना। ये बेसिक कॉन्सेप्ट्स थे। और कॉन्सेप्ट ऑफ बीपी एंड डीपी के ऊपर हमने कुछ न्यूमेरिकल्स प्रॉब्लम्स भी लिए थे इसके अंदर, कि किस तरीके से वेपर प्रेशर के प्रॉब्लम होते हैं। तो वो जितना हमने अभी तक पढ़ा था वो पूरा का पूरा क्या था, हमारे लिए बेसिक पार्ट था। अब हम लोगों का जो एक्चुअल में चैप्टर है वो क्या है हमारे लिए, सॉल्यूशन चैप्टर। तो आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, क्या हम लोग पढ़ेंगे, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। हम लोग अब क्या पढ़ेंगे, किसी सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर क्या होगा। अभी तक जो मैंने कॉन्सेप्ट सिखाया वो पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट किससे रिलेटेड था, किसी प्योर लिक्विड का वेपर प्रेशर मैंने सिखाया। अब आज की क्लास में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन की, किसी सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर क्या होता है, किस तरीके से निकालेंगे। तो सबसे पहले तो हमें जो सॉल्यूशन पढ़ना है वो मैंने बताया ही था, कौन सा सॉल्यूशन पढ़ते हैं हम लोग, ट्रू सॉल्यूशन। तो पहले होपफुली आपको क्लियर हो गया होगा कि वेपर प्रेशर क्या होता है किसी भी प्योर लिक्विड का। 3 क्लासेज के अंदर हमने केवल वेपर प्रेशर सीखा है, क्या होता है, किस तरीके से होता है, बेसिक कॉन्सेप्ट सीखे थे। चैप्टर में जो क्वेश्चंस न्यूमेरिकली जनरली बनते हो यहां से बनना शुरू होते हैं वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन से। और हमें भी सॉल्यूशन में मैंने बताया था कौन सा सॉल्यूशन पढ़ते हैं हम लोग, ट्रू सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन में क्या क्या होता था, हमने सॉल्यूशन में पढ़े थे। हमें जो सिलेबस में पढ़ना है वो अब मैं समझा रहा हूँ क्या क्या पढ़ना है हमें। तो सॉल्यूशन के अंदर हमारे लिए सोल्यूट भी होता है और क्या होता है, सॉल्वेंट होता है, ठीक ना। तो सोल्यूट को जनरली इस चैप्टर में बी से रिप्रेजेंट किया जाएगा, और सॉल्वेंट को हमेशा किससे रिप्रेजेंट करेंगे, ए से। सॉल्वेंट को ए से रिप्रेजेंट करेंगे, सॉल्यूट को किससे रिप्रेजेंट करोगे, बी से रिप्रेजेंट करोगे। अब हमें जो पढ़ना है, हमें 3 तरीके का सॉल्यूशन पढ़ना है। हमें कितने तरीके का सॉल्यूशन पढ़ना है, 3 तरीके का। सबसे पहला सॉल्यूशन ऐसा हो सकता है, सॉल्वेंट देखो हमेशा सॉल्वेंट हमारे जो सिलेबस में वो हमेशा क्या है, लिक्विड। 3 सॉल्यूशन हो सकते हैं पॉसिबल। सॉल्वेंट हमेशा क्या लेना है, लिक्विड। सॉल्वेंट तो हमेशा ही लिक्विड रहेगा। सोल्यूट क्या क्या हो सकता है, सोल्यूट हमारा सॉलिड भी हो सकता है, सोल्यूट हमारा लिक्विड भी हो सकता है, और सोल्यूट हमारा गैस भी हो सकता है, समझे क्या। तो ये 3 तरीके के सॉल्यूशन पढ़ने हमें, सॉलिड का लिक्विड के साथ, लिक्विड का लिक्विड के साथ, गैस का लिक्विड के साथ। तो ये जो दोनों पहले मैंने बता रहा हूं, सॉलिड और लिक्विड, देखो ध्यान से, सॉलिड और लिक्विड ये फर्स्ट सॉल्यूशन है अपने पास, और लिक्विड इन लिक्विड, लिक्विड एंड लिक्विड ये जो दो है ना, इन दोनों को हम लोग पढ़ते हैं किसके अंदर, ये दोनों हमारे अंदर आते हैं राउल्ट्स लॉ के अंदर, RAULTS, राउल्ट्स लॉ। तो ये हमारे किसके अंदर आते हैं, राउल्ट्स लॉ के अंदर आते हैं ना। मेरा नाम मत ले लेना, राउल्ट्स लॉ नहीं है, राउल्ट्स लॉ। तो ये दोनों राउल्ट्स लॉ के अंदर आते हैं। और गैस इन लिक्विड, है ना, सोल्यूट हमारा गैस हो और सॉल्वेंट क्या हो, लिक्विड, ये हमारा हेनरी लॉ के अंदर आता है, हेनरीज लॉ, ठीक है। तो हमें जो पढ़ना है 3 तरीके के सॉल्यूशन मेनली पढ़ने हैं। हमें तो वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन सीखना है। पहले मैंने पूरे 3 लेक्चर में आपको वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड का आइडिया दिया कि क्या होता है, किस तरीके से, ताकि उसको फील करो पहले, फिर हम लोग सॉल्यूशन के वेपर प्रेशर को लगाना सीखेंगे कि किसी सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर कैसे निकालते हैं। अब सॉल्यूशन में सोल्यूट और सॉल्वेंट
तो सॉल्वेंट हमेशा हमें क्या पढ़ना है, लिक्विड पढ़ना है, ठीक है। और सोल्यूट में सॉलिड भी हो सकता है, लिक्विड भी हो सकता है, गैस भी। अच्छा, सॉलिड सॉल्वेंट होने का मतलब क्या है, सॉलिड होने का मतलब क्या बताया था मैंने, नॉन वोलाटाइल वाले किस में आ जाएंगे, सॉलिड सोल्यूट हो जाएंगे ना। तो बेसिकली ये नॉन वोलाटाइल वाला पढ़ना है। नॉन वोलाटाइल किसके साथ, लिक्विड के साथ, है ना। और लिक्विड वाला, लिक्विड अगर रहेगा तो लिक्विड वाला कैसा रहेगा, वोलाटाइल हो जाएगा ना ये। तो वोलाटाइल सोल्यूट हो और वोलाटाइल सॉल्वेंट के साथ पढ़ना है। एक तो ये सॉल्यूशन पढ़ना है, एक नॉन वोलाटाइल सोल्यूट का वोलाटाइल सोल्यूट के साथ, सॉल्वेंट के साथ। सॉल्वेंट हमेशा ही वोलाटाइल होगा क्योंकि वो लिक्विड फॉर्म में लेना है हमको। सोल्यूट हमारे पास सॉलिड भी हो सकता है, लिक्विड भी हो सकता है, गैस भी हो सकता है। तो आई होप कि ये क्लियर हो रहा है। हमें 3 पढ़ना है, सॉलिड का लिक्विड के साथ, लिक्विड का लिक्विड के साथ, गैस का लिक्विड के साथ। सॉल्वेंट ऑलवेज हमें क्या लेना है, लिक्विड लेना है। तो शुरू के 2 सॉलिड इन लिक्विड एंड लिक्विड इन लिक्विड राउल्स लॉ के अंदर आ जाते हैं, और गैस इन लिक्विड हम लोग किस में पढ़ते हैं, हेनरी लॉ में। आप किताब के अगर मेथड से चलेंगे, बुक के अप्रोच से, तो बुक में आप देखोगे तो सबसे पहले आपको हेनरी लॉ मिलता है, गैस इन लिक्विड मिलता है ना। लेकिन गैस इन लिक्विड बहुत सारे टीचर आपको, अगर बुक्स के मेथड से आप चलेंगे, जो किताबी तरीका है, जो किताबी मेथड है, उसके सीक्वेंस से आप चलेंगे पढ़ाने, तो सबसे पहले गैस इन लिक्विड पढ़ना चाहिए हमको, हेनरी लॉ। लेकिन मैं उस तरीके से आपको सिखा रहा हूं जो इजी टू डाइजेस्ट हो, जो आसानी से आप समझ सकें, आसानी से हमको याद करने में आसानी हो कि किस तरीके से चल रही हैं चीजें। तो सबसे पहले मैं राउल्ट्स लॉ को पढ़ाता हूं और सबसे आखिरी में कौन सा पढ़ाऊंगा, हेनरी लॉ। क्योंकि कई लोगों ने मुझे मैसेज किया कि सर हेनरी लॉ नहीं लिया, हेनरी लॉ नहीं लिया आपने। तो हेनरी लॉ बेटा हम लोग सबसे लास्ट में पढ़ेंगे क्योंकि ये गैस है, ठीक है। तो हेनरी लॉ जो है, हेनरी लॉ हम लोग सबसे लास्ट में पढ़ेंगे, गैस इन लिक्विड वाला सॉल्यूशन सबसे लास्ट में, क्योंकि ये थोड़ा सा याद करने वाला टॉपिक हो जाता है, थोड़ी बहुत चीजें समझना है, कुछ इन्फॉर्मेशन है जिनको ध्यान रखना है। तो हेनरी लॉ सबसे लास्ट में पढ़ेंगे हम लोग। पहले क्या पढ़ेंगे, राउल्ट्स लॉ, हम लोग उस सीक्वेंस में पढ़ेंगे ताकि हमें आसानी से चैप्टर समझ में आए। अब ये मत सोचिएगा कि बुक्स में सर हेनरी लॉ दिया है तो पहले हेनरी लॉ पढ़ेंगे, ऐसा नहीं है। बुक के हिसाब से चलेंगे तो आप पहले, सबसे पहले हेनरी लॉ पढ़ना चाहिए, बाद में राउल्ट्स लॉ। तो पहले मैं आपको राउल्ट्स लॉ पढ़ाता हूं और राउल्ट्स लॉ के बाद हम लोग किसमें पढ़ेंगे, हेनरी लॉ को पढ़ेंगे। और राउल्ट्स लॉ में भी 2 मैंने बता दिए, क्या क्या हमारे पास सॉल्यूशन में सोल्यूट होगा और सॉल्वेंट होगा। अब सोल्यूट चाहे तो वो नॉन वोलाटाइल भी हो सकता है और वो वोलाटाइल भी हो सकता है। नॉन वोलाटाइल होने का मतलब वो क्या होगा, सॉलिड होगा, ठीक है। और वोलाटाइल होने का मतलब क्या होगा, लिक्विड होगा। तो मतलब हम लोग इसके अंदर ट्रू सॉल्यूशन के अंदर हम लोग वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन के अंदर 2 केस लेके करेंगे हम लोग। राउल्ट्स लॉ के अंदर ही कितने केस देखने वाले हैं, 2 केस। पहला केस कैसा होगा, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन कंटेनिंग नॉन वोलाटाइल सोल्यूट, जिनमें सोल्यूट कैसा हो, नॉन वोलाटाइल। और एक हम लोग देखेंगे वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन कंटेनिंग वोलाटाइल सोल्यूट, ठीक है ना। और लास्ट में सबसे हेनरी लॉ देखा जाएगा। तो हम लोग केस 1 ये लेते हैं और केस 2 ये लेते हैं। मैं नेक्स्ट पार्ट में शुरू करता हूँ इसे। तो चलो हम लोग इसमें बताया जो मैंने आपको, हम लोग कहाँ से शुरू करते हैं, राउल्ट्स लॉ से शुरू करते हैं। और उसमें पहला हम लोग सॉल्यूशन लेने जा रहे हैं किस तरीके का, जिसमें सॉलिड सोल्यूट होगा और सॉल्वेंट कैसा होगा, लिक्विड। तो मैं राउल्ट्स लॉ डाल देता हूँ, हेडिंग हम लोगों का तो यही रहेगा। हम लोग क्या पढ़ने जा रहे हैं, राउल्ट्स लॉ पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है, राउल्ट्स लॉ। अब इसके अंदर भी 2 केस हो सकते थे जो मैंने आपको समझाया। सॉल्यूशन के अंदर क्या हो सकता है, या तो सोल्यूट सॉलिड ले लो या तो सोल्यूट को लिक्विड ले लो। गैस वाला मैंने बताया हेनरी लॉ है, उसको हम लोग सबसे लास्ट में पढ़ेंगे। तो मैं इसमें केस 1 लेता हूं, केस फर्स्ट। केस फर्स्ट क्या होगा, कैसे सॉल्यूशन का, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन कंटेनिंग वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन कंटेनिंग नॉन वोलाटाइल। नॉन वोलाटाइल का मतलब क्या, मैंने बताया था ना, नॉन वोलाटाइल जनरली हम लोग सॉलिड्स को नॉन वोलाटाइल लेते हैं, नॉन वोलाटाइल सोल्यूट। और सॉल्वेंट तो मैंने हमेशा बता दिया है, सॉल्वेंट को लिक्विड ही लेना है ना, तो बस हम लोग उसको डिफाइन कर लेते हैं। केस 1 हम लोग ले रहे हैं, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन कंटेनिंग नॉन वोलाटाइल सोल्यूट। मतलब कैसा सोल्यूट होगा, सॉलिड होगा। सॉलिड होगा मतलब वो क्या होगा, वेपर फॉर्म में कन्वर्ट होने वाला नहीं है, उसका कोई भी बनने वाला नहीं है। अब बात करें यही सॉल्यूशन की बात करो तो सॉल्यूशन में 2 कंपोनेंट्स है ना। एक कंपोनेंट कौन सा है, सोल्यूट है, जिसको हम लोग किससे रिप्रेजेंट करेंगे, बी से। और सेकेंड कंपोनेंट कौन है, सॉल्वेंट है, जिसको हम लोग किससे रिप्रेजेंट करेंगे, ए से, ठीक है ना। तो इनमें हमें 5 चीजें ध्यान रखनी है सोल्यूट और सॉल्वेंट के बारे में। सबसे पहले नेचर कैसा है इनका, सबसे पहला नेचर। उसके बाद हम लोग इसका फिजिकल स्टेट कैसा है, नेचर क्या है, फिजिकल स्टेट कैसा है इनका, ठीक है। उसके बाद इनका वेपर प्रेशर क्या होगा, इसके बाद इसके मोल्स के बारे में हमें जानना है कैसे रहेगा, और इनका हमें क्या निकालना है, एक मोल फ्रैक्शन निकालना है, ठीक है।
तो ये 5 चीजें हम लोग इनके बारे में डिस्कस करेंगे। तो सोल्यूट का नेचर के बारे में बात करूँ तो सोल्यूट मैंने कैसा लिया है, नॉन वोलाटाइल लिया अभी। तो सोल्यूट का नेचर कैसा है, नॉन वोलाटाइल है, नॉन वोलाटाइल। सॉल्वेंट की बात करो तो सॉल्वेंट तो हमेशा ही कैसा लेना है, लिक्विड लेना है, और लिक्विड लेने का मतलब ये कैसा रहेगा, वोलाटाइल नेचर का रहेगा, ठीक है। फिजिकल स्टेट की बात करो तो सोल्यूट नॉन वोलाटाइल लिया है, और नॉन वोलाटाइल में फिजिकल स्टेट इसका क्या रहेगा, सॉलिड रहेगा, बताया मैंने। और सॉल्वेंट का फिजिकल स्टेट तो हमेशा ही लिक्विड है, तो ये कैसा रहेगा, लिक्विड, वोलाटाइल नेचर का लिक्विड होगा। वेपर प्रेशर की बात करो तो ये नॉन वोलाटाइल सोल्यूट है, सॉलिड फॉर्म में, तो इसकी वजह से वेपर प्रेशर क्या आएगा, 0, कोई भी वेपर प्रेशर देने वाला नहीं है। सॉल्वेंट की बात करो तो सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर ए से डिनोट किया है, तो पी नॉट ए, मैंने बताया था आपको, है ना, पी नॉट ए हमेशा प्रॉब्लम में क्या रहेगा, गिवन, क्योंकि ये इस चैप्टर का एक कॉन्सेप्ट है, इसीलिए मैंने 3 दिन आपको वेपर प्रेशर समझाया कि वेपर प्रेशर का मीनिंग क्या होता है। तो सॉल्वेंट ए है, तो सॉल्वेंट ए का डिनोशन कैसा होता है, प्रेशर, और ए लिखने का मतलब प्रेशर ऑफ ए, और नॉट लगाने का मतलब ये प्योर हो गया है ना, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट ए, ये प्योर सॉल्वेंट ए का प्रेशर है। उसके अंदर सोल्यूट का तो हमने कितना ले लिया, 0, क्योंकि वो नॉन वोलाटाइल है। मोल्स की बात करो तो सोल्यूट का मोल्स कैसे निकालते हैं, मोल्स का फॉर्मूला क्या होता है, मोल्स ऑफ सोल्यूट इज इक्वल टू क्या, मास ऑफ सोल्यूट, बी से डिनोट कर रहे हैं, ठीक है ना, तो मास ऑफ सोल्यूट अपॉन मोलर मास ऑफ सोल्यूट लिख देंगे। इसी तरीके से सॉल्वेंट का मोल्स निकालना है तो क्या लगाओगे फॉर्मूला, मोल्स ऑफ सॉल्वेंट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, मास ऑफ सॉल्वेंट WA डिवाइडेड बाई मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट, ए से डिनोट किया ना, मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट। और मोल फ्रैक्शन की बात करो तो मोल फ्रैक्शन कैसे निकालोगे बताओ, मोल फ्रैक्शन इज इक्वल टू क्या होता है, ऊपर उसके मोल्स जिसका निकालना है, और नीचे टोटल मोल्स, तो नीचे क्या लिखोगे, Na प्लस NB। इसी तरीके से मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट निकालना है तो क्या लिखोगे बताओ, एक्स इज इक्वल टू क्या लिखोगे, मोल्स ऑफ ए डिवाइडेड बाई टोटल मोल्स, Na प्लस NB, ठीक है ना। और इन दोनों का सम हमें पता ही है कि XA प्लस XB किसके बराबर हमेशा होता है, 1 के, क्योंकि मोल फ्रैक्शन का सम तो हमेशा किसके बराबर होने वाला है, 1 के। तो बेटा हम लोग केस राउल्ट्स लॉ के अंदर केस 1 लेके चल रहे हैं, जिसमें वेपर प्रेशर उस सॉल्यूशन का निकालना है जिसके अंदर सोल्यूट कैसा है, नॉन वोलाटाइल है, और सॉल्वेंट तो हमेशा ही वोलाटाइल होगा, क्योंकि लिक्विड हमें लिक्विड सॉल्यूशन के लिक्विड के अंदर ही डालोगे ना। अब लिक्विड के अंदर क्या डाल सकते हो, या तो सॉलिड डाल सकते हैं, या लिक्विड डाल सकते हैं, या गैस डाल सकते हैं। तो सॉलिड लिक्विड के अंदर डालने वाला केस हम लोग देख रहे हैं, लिक्विड लिक्विड के अंदर डालोगे वो भी राउल्ट्स लॉ में आएगा। गैस अगर लिक्विड के अंदर डालोगे, जैसे कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह होते हैं ना, कोल्ड ड्रिंक्स आप लेते हैं। अब जैसे इन तीनों का अगर एग्जांपल की बात करूं ना मैं, जैसे देखो सॉलिड इन लिक्विड, सॉलिड को लिक्विड में डालना, तो ये तो सिंपल हम लोग घर में जो करते हैं, जैसे चीनी को उठा के पानी में डाल दो, नमक को उठा के पानी में डाल दो, तो ये हमारा सॉलिड इन लिक्विड हो जाएगा। लिक्विड इन लिक्विड कैसे होगा, जैसे एल्कोहल को मान लो वाटर के साथ मिक्स कर दिया है ना, इस तरीके का लिक्विड इन लिक्विड आ जाएगा। और गैस इन लिक्विड जनरली कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह के अंदर देखोगे आप, CO2 गैस को क्या करते हैं, उस लिक्विड के अंदर डिजोल्व करके रखा जाता है। तो लास्ट में पढ़ेंगे हम लोग हेनरी लॉ। तो अभी हम लोग राउल्ट्स लॉ के अंदर पहला वाला केस देख रहे हैं, जिसमें सॉलिड किस में डाला गया है, लिक्विड के अंदर। तो ऐसे सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर जिसमें सॉलिड क्या है, नॉन वोलाटाइल सोल्यूट है अपने पास, और वोलाटाइल क्या रहेगा हमेशा, सॉल्वेंट। तो ये सब इन्फॉर्मेशन थोड़ा सा ध्यान रहे, ठीक है। अब इस इंफॉर्मेशन के चलते हैं, ठीक है, उसको मैं नेक्स्ट पार्ट में ले लेता हूं। चलो तो हमने जो सॉल्यूशन लिया उस सॉल्यूशन के अंदर, सॉल्यूशन जो हमने लिया है उस सॉल्यूशन के अंदर क्या क्या है, सोल्यूट भी है और सॉल्वेंट भी है। तो मैंने काफी उनका पूरा डिस्क्रिप्शन दे दिया है। सोल्यूट सॉलिड है हमारे लिए, सोल्यूट नॉन वोलाटाइल है ना, नॉन वोलाटाइल, नॉन वोलाटाइल होने का मतलब कैसा है, ये सॉलिड है। और सॉल्वेंट मैंने बता दिया, सॉल्वेंट तो कैसा है हमारा, वोलाटाइल है, मतलब ये कैसा है, लिक्विड है। ये अभी मैंने पूरा आपको डिटेल में दे दिया इनके बारे में पूरी जानकारी। अब हम लोग क्या करते हैं, अब हमारे पास जैसे ये हम सॉल्यूशन बनेगा कैसे, देखो ये हमारे पास मान लो कंटेनर है, इसके अंदर हमारा मान लो सॉल्वेंट ए है, क्या इसके अंदर सॉल्वेंट ए है। तो सरफेस के ऊपर किसके मॉलिक्यूल केवल दिखाई देंगे, क्या सॉल्वेंट ए के ही मॉलिक्यूल्स दिखाई देंगे इसके सरफेस के ऊपर, क्योंकि पूरा का पूरा ये क्या है, प्योर सॉल्वेंट ए है, ठीक है ना। अच्छा, अब ये सॉल्यूशन में कैसे कन्वर्ट होगा, ये सॉल्यूशन में कैसे कन्वर्ट होगा, इसके अंदर कोई चीज हमें लाके डालनी पड़ेगी, और इसके अंदर हमने क्या चीज लाके डाल दिया, सोल्यूट को डाल दिया। सोल्यूट को जनरली बी से दिखा रहे हैं, और ये जो सोल्यूट हमने डाला है, सोल्यूट कैसा डाल रहे हैं हम लोग, नॉन वोलाटाइल डाल रहे हैं। सोल्यूट कैसा डाला है, नॉन वोलाटाइल। तो सोल्यूट नॉन वोलाटाइल, और जो सॉल्वेंट है, सॉल्वेंट तो हमेशा ही कैसा है, वोलाटाइल सॉल्वेंट है। मतलब ये अपना क्या, ये वोलाटाइल है तो ये अपना वेपर प्रेशर बनाएगा कि नहीं बनाएगा, यहां से देखो इसके वेपर्स निकलेंगे इस तरीके से। मतलब यहाँ पे जो भी वेपर मिलेगा वो ए का वेपर मिलने वाला है,
और इस ए के वेपर की वजह से जो प्रेशर होता है उसको किससे डिनोट करते हैं, पी नॉट ए से, बताया मैंने, है ना, कि यहाँ पे जो भी वेपर प्रेशर डेवलप हो रहा होगा वो किसकी वजह से केवल आ रहा है, ए की वजह से, और उसको दिखाएंगे कैसे, पी नॉट ए। अब क्या किया, इसके अंदर हमने सोल्यूट को डाल दिया। अब जब सोल्यूट को सॉल्वेंट में डालोगे तो क्या बनेगा, सॉल्यूशन बनेगा। तब क्या बनेगा, सॉल्यूशन बन जाएगा। अब देखो किस तरीके से। अच्छा, अगर ये सॉल्यूशन जब बन जाएगा तो मुझे बताओ क्या इसके सरफेस पे केवल ए का, अब ये जो हमारा बना बी को डालने के बाद तो क्या बन गया, सॉल्यूशन बन गया। ये सॉल्यूशन किसका बना, ए प्लस बी। अब इसके अंदर सॉल्वेंट ए था ही और ऊपर से सोल्यूट बी भी आ गया। अब बताओ इसके सरफेस के ऊपर क्या केवल ए के लेयर दिखाई देंगे, मतलब सॉल्वेंट ए के लेयर रहेंगे, ये सब ए के लेयर थे, ये किसके मॉलिक्यूल्स थे, ए के। अब क्या इसके सरफेस पे केवल ए दिखाई देगा कि बी के भी पार्टिकल्स आ जाएंगे सोल्यूट के। अब जैसे अगर मान लो चीनी से, आप खुद सोचो अपने दिमाग से, अगर पानी के अंदर आपने चीनी डाल दिया है, ये चीनी छोड़ो, रसना डाल दिया, अगर आपने रसना घोल दिया और उसको मिक्स कर दिया तो एक तरीके का सॉल्यूशन बन गया। रसना आपका एक तरीके का नॉन वोलेटाइल सोल्यूट है, पाउडर्ड फॉर्म में है, सॉलिड ही है, उसको उठा के हमने डाल दिया वाटर के अंदर, सपोज करिए सॉल्वेंट वाटर ले लिया। तो जब आपका रसना का सॉल्यूशन बन जाएगा तो क्या ऑरेंज लेयर जो दिखाई देगी ऑरेंज कलर की, क्या वो केवल नीचे नीचे दिखाई देगी कि सरफेस पे भी रसना के पार्टिकल्स होंगे। तो रसना का ट्रू सॉल्यूशन का मतलब ही होता है कि पार्टिकल्स थ्रू आउट क्या हो जाते हैं, पूरी तरह से मिक्स हो जाएंगे। जैसे सोल्यूट बी को डालोगे ना तो बी पूरे में पूरा होमोजीनियस मिक्सचर करेगा। हमने पढ़ा ही था ट्रू सॉल्यूशन का मतलब ईच इंडिविजुअल कंपोनेंट विल लूज देयर आइडेंटिटी, अपने आइडेंटिटी को क्या करते हैं, खो देते हैं। तो अगर सोल्यूट बी इसके अंदर सॉल्वेंट में डाल दिया तो पूरी तरह से जाके इसमें क्या हो जाएगा, मिक्सअप हो जाएगा। और मिक्सअप हो जाएगा मतलब बी नीचे भी रहेगा और बी हमारा ऊपर भी दिखाई देगा। ऐसा नहीं है कि आपने पानी के अंदर रसना डाला है तो ऊपर के लेयर को अगर एक चम्मच आप उठाओगे तो केवल पानी का टेस्ट आएगा, नहीं, उसके अंदर रसना का भी टेस्ट आएगा। आप बॉटम लेयर से भी अगर एक चम्मच निकालोगे तो उसमें भी रसना का टेस्ट आएगा। इसका मतलब जो हम सोल्यूट डालते हैं, ये सोल्यूट क्या करता है, सॉल्वेंट के अंदर जाता है, इनके बीच को अट्रैक्शन को तोड़ता है और इनके बीच में अपनी जगह, जैसे दो ए के बीच में खुद अपनी जगह बना लेता है। तो अब बताओ इसके लेयर पे हमें क्या दिखाई देगा, हमें ए का भी मॉलिक्यूल दिखाई देगा, बी का भी, ए का भी मॉलिक्यूल, बी का भी, ए का भी मॉलिक्यूल, बी का भी, है ना। तो जैसे देखो मैंने बड़े वाले जो बनाए ये सपोज करो ए के मॉलिक्यूल्स हैं और जो छोटे वाले बनाए हैं मैंने ये बी के मॉलिक्यूल्स हैं। क्या ये समझ पाए, सोल्यूट जाएगा तो सोल्यूट उनके अंदर के इंटरेक्शन को तोड़ेगा और खुद अपने लिए जगह बनाएगा, तभी तो एक होमोजीनियस मिक्सचर बनेगा। मतलब अब सॉल्यूशन के लेयर पे ए के भी पार्टिकल्स दिखाई देंगे और बी के भी पार्टिकल्स दिखाई देंगे। अच्छा, वेपराइज होने की टेंडेंसी बी की है कि नहीं है, बी की वेपराइज होने की टेंडेंसी नहीं है, केवल वेपर फॉर्म में अभी भी कौन जाएगा, ए जाएगा। देखो क्या बी वेपर फॉर्म में जाने वाला है, नहीं। क्या बी का वेपर बनेगा, नहीं। क्या बी का वेपर बनने वाला है, नहीं। बी वेपराइज नहीं होगा क्योंकि बी हमने कैसा लिया है, सॉलिड सोल्यूट लिया जो कि किस नेचर का है, नॉन वोलेटाइल है। तो इसका कोई भी प्रेशर आने वाला नहीं है, केवल प्रेशर कौन देगा, ए देगा। अब जो यहाँ पे वेपर बनेगा वो केवल किसका वेपर बनेगा, ए का। किसका वेपर, ए का। अब क्या इस वेपर प्रेशर को मैं पी नॉट ए लिखूंगा क्या, अब इस वेपर प्रेशर को हम लोग पी नॉट ए नहीं लिख सकते क्योंकि पी नॉट ए तो क्या था, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ वेपर प्रेशर था। क्या अब इतना ही वेपर प्रेशर यहाँ पे बन रहा है क्या, नहीं। यहाँ पे वेपर प्रेशर थोड़ा सा क्या हो जाएगा, कम, क्योंकि अब बी के भी मॉलिक्यूल्स है ना उस सरफेस पे। तो यहाँ पे जो वेपर प्रेशर बनेगा उसको दिखाने का तरीका अब क्या होगा, पी ए। अब कैसे दिखाओगे, पी ए, नॉट हटा दोगे। नॉट मैंने बताया था कब केवल दिखाना है, जब वो प्योर फॉर्म में। अब ये प्योर फॉर्म में नहीं रहा, इसके अंदर क्या आ गया, सोल्यूट भी आ गया। तो इसको रिप्रेजेंट करने का तरीका क्या होगा, पीए लिखेंगे। और पीए को पढ़ेंगे क्या हम लोग, इसको हम लोग बोलेंगे वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। ये किसका वेपर प्रेशर हो गया, सॉल्यूशन का। या इसी को हम लोग ये भी कह सकते हैं वेपर प्रेशर ऑफ ए इन सॉल्यूशन। सही ना, कि ए का यहाँ पे प्योर फॉर्म में वेपर प्रेशर था तो पी नॉट ए लिखा हमने। अब यहाँ पे ए का जो वेपर प्रेशर है उसको हमने क्या लिखा, पीए, क्योंकि ये वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन बन चुका है। अब हमारे पास सोल्यूट भी आके सॉल्यूशन बन गया तो इसके वेपर प्रेशर को हमने क्या लिख दिया, पीए। या हम लोग ये भी बोल सकते हैं वेपर प्रेशर ऑफ ए इन सॉल्यूशन। ए का वेपर प्रेशर इसके अंदर जो है उसको किससे रिप्रेजेंट करोगे, पीए। मैंने बताया था पहले ही क्लास में कि पी नॉट ए, 3 क्लासेज मैंने इसलिए वेपर प्रेशर पे ही लिया कि क्या मीनिंग होता है। पी नॉट ए का मतलब प्योर फॉर्म में वेपर प्रेशर, और पीए लिखने का मतलब है कि यहाँ पे प्योर ए नहीं है, मतलब इस ए के साथ कुछ और है। जैसे यहाँ पे क्या है, बी, और बी हमारे लिए कैसा है, नॉन वोलेटाइल, मतलब उसका खुद वेपर प्रेशर आने वाला नहीं है। ठीक है ना, हमने नॉन वोलेटाइल लिया। अगर इसको भी वोलेटाइल ले लेंगे जो कि केस सेकंड होगा तो उसमें बी का भी वेपर प्रेशर आएगा। ठीक है ना, ये समझ पाए बात को। अच्छा, पीए और पी नॉट ए में कौन बड़ा होगा कौन छोटा होगा, पीए और पी नॉट ए में कौन बड़ा होगा कौन छोटा होगा। तो
अब अगर मान लो यहां से कैसे समझोगे उसे, देखो अगर इस B को हटा के मान लो A का मॉलिक्यूल डाल दिया तो थोड़ा सा वेपर प्रेशर बढ़ गया, इस B को भी हटा के A डाल दिया तो फिर वेपर प्रेशर A की वजह से आने लगे, इस B को हटा के भी A डाल दिया तो फिर वेपर प्रेशर आने लगेगा। मतलब P नॉट A की वैल्यू ज्यादा होगी और PA की वैल्यू क्या होगी, कम, क्योंकि अब कम A के मॉलिक्यूल सरफेस पे दिखाई दे रहे हैं तो वेपर प्रेशर भी उसी हिसाब से क्या हो जाएगा, उसका कम हो जाएगा। इसका मतलब जो P नॉट A है ये तो क्या होगा, पी ए से ज्यादा ही बड़ा ही होगा। ये समझ पाए क्या बात को, क्योंकि प्योर फॉर्म में जब है तो उसके सारे मॉलिक्यूल्स का वेपर प्रेशर दिख रहा है, लेकिन जब उसके अंदर हमने सोल्यूट को डाल दिया उठा के बी को, तो अब क्या सारे लेयर सॉल्वेंट के सारे मॉलिक्यूल्स लेयर पे आ रहे हैं क्या सरफेस पे, नहीं। तो अब ये प्रेशर थोड़ा कम डेवलप करेगा, तो पी नॉट ए की वैल्यू बड़ी होगी और पी ए की वैल्यू क्या होगी, छोटी होगी। और मैंने बताया था पी नॉट ए क्वेश्चन का कॉन्स्टेंट है ना, हर प्रॉब्लम का प्योर फॉर्म में जो वेपर प्रेशर होता है ये कांस्टेंट है, जो हमेशा क्या होता है, गिवन होता है। बताया ना मैंने कि पी नॉट ए इज ए कांस्टेंट, इट विल बी ऑलवेज गिवन इन द प्रॉब्लम। तो आपको पी नॉट ए गिवन होगा तो हमारा काम क्या है, हमारा काम है इस पीओ को कैलकुलेट करना। इसे क्या करना पड़ेगा, कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो हम लोग ये जो टॉपिक पढ़े उसके अंदर हमें क्या करना है, इसी पीए को कैलकुलेट करना है, ठीक है ना, कि कितना वेपर प्रेशर सॉल्यूशन का हो जाता है, क्योंकि हमारा हेडिंग ही क्या है, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। सॉल्यूशन के वेपर प्रेशर को हम देखने जा रहे हैं। आई होप कि मैंने बहुत ज्यादा देर तक समझा दिया इसे, अब समझ में आ गया होगा कि पीए क्या है, हमें कैलकुलेट करना है, और पी नॉट ए हमेशा क्या रहता है, गिवन। और पी नॉट ए को हम लोग क्या बोलते हैं, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्यूशन। पी नॉट ए का मतलब क्या है, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट ए, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट ए। ये प्योर सॉल्वेंट ए का वेपर प्रेशर है, और पीए क्या है, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, क्योंकि उसके अंदर हमने सोल्यूट किसको डाल दिया है, बी को। और चूंकि बी नॉन वोलेटाइल है तो उसका कोई भी वेपर प्रेशर आने वाला नहीं है, यहाँ पे केवल ए का वेपर दिखेगा। और इसको रिप्रेजेंट कैसे करोगे, पीए। हमारा काम है इसी पीए को कैलकुलेट करना, और इस पीए की वैल्यू क्या होगी, पी नॉट ए से थोड़ी सी कम हो जाएगी। वेपर प्रेशर की वैल्यू क्या हो जाएगी, थोड़ी सी कम। आप नमक, पानी के अंदर नमक डाल दीजिए तो देखो आप कम वेपर प्रेशर हो जाएगा, है ना। जैसे केवल पानी और पानी का वेपर प्रेशर देखो, और एक बार पानी में नमक डाल के वेपर प्रेशर को मेजर करोगे ना, तो अगर मान लो केवल प्योर लिक्विड है और उसका वेपर प्रेशर सपोज करो 40 mm ऑफ Hg आ रहा है, तो आप जब उसके अंदर नमक डाल दोगे ना तो 35-30 mm ऑफ Hg, कुछ अमाउंट ऑफ प्रेशर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ठीक है, ये समझ पाए हम लोग। अब इसको जो दिया था, है ना, किस साइंटिस्ट ने इसको ऑब्जर्व किया था, वो राउल्ट्स थे, तो उन्होंने अपना एक लॉ दिया था इसी के बेसिस पे। तो अब हम लोग देखने जा रहे हैं राउल्ट्स लॉ आखिर क्या कहता है, क्या स्टेटमेंट है उसका राउल्ट्स लॉ का। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट में लेता हूं मैं। चलो, तो देखो राउल्ट्स का जो राउल्ट्स लॉ था, राउल्ट्स लॉ ने उसने सिर्फ यही कहा था, क्या होगा अगर मैं मान लो पहले समझा दूं इसका लॉ क्या था। अगर मान लो इस बी के मॉलिक्यूल को हटा के ए का डाल दूं, इस बी को भी हटा के ए डाल दूं, इस बी को भी हटा के ए डाल दूं, तो ये वाला जो वेपर प्रेशर आएगा वो क्या इस पी नॉट ए के बराबर हो जाएगा। तो उसने यही बोला था कि वेपर प्रेशर किसी भी वोलाटाइल सब कंपोनेंट का जो वेपर प्रेशर होता है किसी भी सॉल्यूशन में, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ दैट कंपोनेंट। पहले लॉ को मैं लिख देता हूं, देखो राउल्ट्स लॉ क्या कहता है, वेपर प्रेशर ऑफ एनी वोलाटाइल कंपोनेंट, एनी कंपोनेंट नहीं, एनी वोलाटाइल कंपोनेंट इन द सॉल्यूशन, vapor pressure of any volatile component in the solution is directly proportional to mole fraction, is directly proportional to mole fraction of the component, mole fraction of the component in the solution। ठीक ना, ये बोला था उसने, ये राउल्ट्स का लॉ है। अब समझ लो इसे जरा सा, एक बार मैं फिर से पढ़ देता हूँ। क्या बोल रहा है ये, वेपर प्रेशर ऑफ एनी वोलाटाइल कंपोनेंट, किसी वोलाटाइल कंपोनेंट का वेपर प्रेशर इन द सॉल्यूशन, किसी सॉल्यूशन में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ द कंपोनेंट, उस कंपोनेंट के मोल फ्रैक्शन की इन द सॉल्यूशन। किसी भी वोलाटाइल कंपोनेंट का जो वेपर प्रेशर होता है वो उसके मोल फ्रैक्शन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। इसको समझो जरा सा, ये कैसे हो रहा है। अगर हमने इसके अंदर बी को हटा के मान लो ए का मॉलिक्यूल डाल दिया अगर मैंने,
तो क्या वेपर प्रेशर थोड़ा बढ़ जाएगा क्योंकि अब ए के ज्यादा मॉलिक्यूल्स दिखने लगे सरफेस पे। इस बी को हटा के ए डाल दो फिर वेपर प्रेशर बढ़ेगा, इस बी को हटा के बी ए डाल दो तो वेपर प्रेशर क्या हो जाएगा। मतलब अगर ये तीन मान लो तीन ही मॉलिक्यूल है, इन तीनों बी को हटा दिया और तीनों जगह पे ए डाल दिया, ए, तो क्या इसका पूरा का पूरा मोल फ्रैक्शन 1 हो जाएगा, केवल और केवल इसके अंदर ए बचेगा। ये मतलब प्रीवियस कंडीशन जैसा हो जाएगा। तो अगर ये पूरा का पूरा इस तरीके से हो गया तो ये पी ए की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी, क्या पी नॉट ए के बराबर हो जाएगी। तो इसका मतलब अगर जैसे जैसे ए का इसमें मैंने एक बी को हटा के ए डाला तो क्या ए का मोल फ्रैक्शन बढ़ गया कि नहीं बढ़ गया, बढ़ गया। इस बी को हटा के बी ए डाला तो ए का और थोड़ा मोल फ्रैक्शन बढ़ गया, इस बी को हटा के बी ए डाल दिया तो अब मोल फ्रैक्शन कहां पे पहुंच चुका है, 1 पे। और जब मोल फ्रैक्शन 1 हो गया मतलब अब बी है ही नहीं इसके अंदर, तो क्या ये पी ए की वैल्यू पी नॉट ए के बराबर हो जाएगी। तो उसने यही तो बोला था कि वेपर प्रेशर किसी भी वोलाटाइल कंपोनेंट का जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होता है, मोल फ्रैक्शन के। इस पे जितने ज्यादा ए के मॉलिक्यूल्स दिखाई देंगे, ए का जितना ज्यादा मोल फ्रैक्शन होगा मतलब ए के उतने ज्यादा मोल्स होंगे, तो ए के जितने ज्यादा मोल्स होंगे उसका वेपर प्रेशर तो उतना ही ज्यादा दिखेगा ना। तो ये लॉ हम लोग समझ गए क्या क्या बोलना चाहता है, ये है ना कि जो वेपर प्रेशर होता है किसी भी कंपोनेंट का वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होता है, उसके मोल फ्रैक्शन के। क्योंकि उसके मोल्स जैसे जैसे बढ़ेंगे तो उसका मोल फ्रैक्शन बढ़ेगा, और मोल्स बढ़ेंगे तो इसका मतलब सोल्यूट के मोल्स कम होंगे, और सोल्यूट का मोल्स कम होगा तो जाहिर सी बात है उसका वेपर ज्यादा दिखाई देगा, इसलिए वो इसका वेपर प्रेशर क्या होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। या इसको दूसरा अदर स्टेटमेंट के फॉर्म में भी हम लोग बोल सकते हैं राउल्स लॉ को। कैसे बोल सकते हो, एक ऐसा सॉल्यूशन, मान लो कोई ऐसा सॉल्यूशन जिसके अंदर नॉन वोलाटाइल सोल्यूट मौजूद हो, उसके अंदर का जो वेपर प्रेशर होता है उस सॉल्यूशन का, ध्यान से समझना, एक ऐसा सॉल्यूशन जिसके अंदर नॉन वोलाटाइल सोल्यूट मौजूद हो, उस सॉल्यूशन का जो वेपर प्रेशर होता है वो पूरा का पूरा किसकी वजह से होता है, वो पूरा का पूरा केवल वोलाटाइल कंपोनेंट की वजह से होता है, और वो उसके डायरेक्टली क्या होता है, प्रोपोर्शनल। बोल सकते हैं कि नहीं। तो देखो इसे मैं और करके सेकंड भी स्टेटमेंट इसका अल्टरनेटिव फॉर्म में हमें ये भी लिखा हुआ मिल सकता है कहीं कहीं, तो उसे मैं लिख देता हूं, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन containing non volatile solute, is only because of, एक ऐसा सॉल्यूशन जिसके अंदर नॉन वोलाटाइल सोल्यूट हो, उसके अंदर जो वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन होता है इज ओनली बिकॉज ऑफ सॉल्वेंट, ये केवल किसकी वजह से होता है, सॉल्वेंट की वजह से होता है, एंड इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किसके, मोल फ्रैक्शन ऑफ, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट इन द सॉल्यूशन। क्या समझ पाए इस बात को, क्या कहना चाहता है। किसी भी सॉल्यूशन का, एक ऐसा सॉल्यूशन जिसके अंदर नॉन वोलाटाइल सोल्यूट मौजूद हो, उसका जो वेपर प्रेशर सॉल्यूशन का होता है वो केवल किसकी वजह से होता है, बिकॉज ऑफ सॉल्वेंट। किसी वेपर प्रेशर ऑफ, एक ऐसे सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर जिसके अंदर नॉन वोलेटाइल सोल्यूट हो, वो केवल और केवल किसकी वजह से होता है, सॉल्वेंट की वजह से होता है। जैसे यहाँ पे हो रहा है, ये नॉन वोलेटाइल सोल्यूट है ना, नॉन वोलेटाइल सोल्यूट है तो केवल और केवल जो वेपर प्रेशर बन रहा है सॉल्यूशन का वो किसकी वजह से बन रहा है, सॉल्वेंट की वजह से। और इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, ये किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, मोल फ्रैक्शन ऑफ द सॉल्वेंट। उस सॉल्वेंट के मोल फ्रैक्शन के क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। क्या समझ गए इस बात को। तो यहां से अगर हम लोग ये लिखना चाहें, अगर राउल्स लॉ को मैथमेटिकल फॉर्म में कोई पूछे कि मैथमेटिकल फॉर्म में क्या कहना चाहता है, तो हम लोग मैथमेटिकल फॉर्म में कह सकते हैं पीए। पीए का मतलब क्या है, पीए क्या है, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट। सॉल्वेंट के मोल फ्रैक्शन को एक्स से रिप्रेजेंट किया था ना, यानी कि नहीं, 5 चीजें मैंने बताई थी सोल्यूट और सॉल्वेंट के बारे में, है ना, कि सोल्यूट का मोल फ्रैक्शन किससे दिखाया जाता है, एक्सबी से, और सॉल्वेंट का किससे, एक्सए से। तो जो पीए है इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किसके हो जाएगा, एक्सए के। एक्सए मतलब मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट, और पीए मतलब क्या है, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। तो वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन पीए इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ एक्सए। तो यहां से हम लोग क्या, पीए इज इक्वल टू प्रोपोर्शनलिटी हटा के कांस्टेंट के डाल दें, के इंटू एक्सए लिख सकते हैं क्या। तो ये हमारा राउल्स लॉ हो जाता है। ठीक है, तो सिंपल सा राउल्स लॉ का स्टेटमेंट क्या है ना। राउल्स लॉ का मतलब समझ गए क्या करना है। राउल्स लॉ का मतलब होता है
कि किसी भी वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू उसके मोल फ्रैक्शन के होता है किसी भी वोलाटाइल कंपोनेंट का। ये जैसे यहाँ पे वोलाटाइल कंपोनेंट ए था केवल, तो किसी भी वोलाटाइल कंपोनेंट का जो वेपर प्रेशर होता है इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किसके होता है, मोल फ्रैक्शन ऑफ दैट कंपोनेंट इन द सॉल्यूशन। अच्छा, अब जब हम लोग अगला केस करेंगे ना तो वहां पे वोलाटाइल सोल्यूट को ले लोगे है ना, तो लिक्विड फॉर्म में आ जाएगा, तो उसका भी वेपर प्रेशर आएगा। मतलब अब उसमें क्या होगा, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन उसके भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा उस कंपोनेंट के, ठीक है ना। तो यहाँ पे पीए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके हो जाएगा, एक्सए के हो जाएगा। ये समझ गए बात को। चलो इसके नेक्स्ट पार्ट हम अगले पेज पे करते हैं। चलो तो देखो हमारा क्या निकल के आया, अभी हमारा निकल के आया पीए इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किसके, एक्सए के। और यहां से हम लोग कह सकते हैं वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल टू किसके बराबर होगा, के इंटू एक्सए, ठीक है। अब मुझे इस कांस्टेंट के की वैल्यू मिल जाए तो काम हो जाए कि के कैसे मिलेगा, तो हम लोग वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन निकाल लेंगे। आपको मोल फ्रैक्शन तो निकाल ही लोगे, मोल्स ऑफ सोल्यूट दे देगा, मोल्स ऑफ सॉल्वेंट दे देगा, या वेट ऑफ सोल्यूट वेट ऑफ सॉल्वेंट दे देगा, तो उससे मोल्स निकालो, मोल से क्या निकाल लेंगे, मोल फ्रैक्शन। और मुझे अगर के पता चल जाए, के की वैल्यू मिल जाए, तो मुझे वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन भी मिल जाएगा। अब इस के को कैसे पता करें, तो एक तरीके का ये देखो स्ट्रेट लाइन जैसा दिख रहा है कि अगर इसको वाई एक्सिस मान लो, वाई इज इक्वल टू एम एक्स टाइप का हो गया, वाई इज इक्वल टू किस टाइप का हो गया, वाई इज इक्वल टू एम एक्स टाइप का। तो मुझे बताओ y इज इक्वल टू एम एक्स टाइप का इस m की वैल्यू अगर पानी हो, तो अगर हमें y और x पता चल जाए तो क्या इस m की बात बता सकते हैं m की वैल्यू कितनी होगी। मतलब हमको बेसिकली एक कोऑर्डिनेट चाहिए, कोऑर्डिनेट कैसा, x, y, इस तरीके का कोई कोऑर्डिनेट मिल जाए तो पता जाए। तो क्या किसी गिवन x की वैल्यू के लिए क्या y की वैल्यू हमें पता है, जरूर पता है हमें। क्या पता है, अगर हमने कहा व्हेन x a इज इक्वल टू 1 हो जाए, x a इज इक्वल टू 1 होने का मतलब क्या हो गया, अभी समझाया था मैंने। देखो एक्स ए की वैल्यू अगर 1 हो जाएगी तो क्या होगा, एक्स ए इज इक्वल टू 1 कब हो सकता है, एक्स ए किसका मोल फ्रैक्शन है, सॉल्वेंट का। तो अगर ये बी के मॉलिक्यूल यहां से हटा दो, बी के मॉलिक्यूल यहां से हटा दो, बी के मॉलिक्यूल यहां से हटा दो, तो क्या ये इस तरीके की कंडीशन हो जाएगी। इसका मतलब एक्स ए इज इक्वल टू 1 होने का मतलब क्या हो गया, प्योर सॉल्वेंट ही हो गया। एक्स ए इज इक्वल टू 1 होने का मतलब क्या हो गया, कभी भी मोल फ्रैक्शन की वैल्यू 1 के बराबर होने का मतलब क्या होता है, केवल और केवल वही सब्सटेंस मौजूद होगा, तो ये प्योर सॉल्वेंट होगा। और जब प्योर सॉल्वेंट रहेगा तो उस समय जो पीए की वैल्यू होगी, उस समय अभी बताया था मैंने, देखो यहाँ पे केवल और केवल ये हो जाएगा। तो उस समय अगर बी हटा के बी हटा के बी हटा के ए डाल दिया तो ये ऐसी कंडीशन हो जाएगी। तो ये जो पीए बन रहा था वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, क्या वो पी नॉट ए के बराबर हो जाएगा, क्योंकि ऐसी कंडीशन हो गई। तो बी हटा दिया अगर सोल्यूट इसमें से, तो केवल सॉल्वेंट बचा, तो सॉल्वेंट का जो वेपर प्रेशर बनेगा वही उस वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन कहलाएगा। मतलब वो किसके बराबर हो जाएगा, पी नॉट ए के। तो अगर एक्स ए की वैल्यू हमारे लिए 1 हो जाए, केवल प्योर सॉल्वेंट हो जाए, तो पी ए हमारा किसके बराबर हो जाएगा, पी नॉट ए के बराबर हो जाएगा क्या। तो देखो हमें एक ये कोऑर्डिनेट मिल गया, दूसरा कोऑर्डिनेट भी मिल गया, मतलब एक्स ए की वैल्यू के लिए क्या पी ए की वैल्यू मिल गई हमें। अब इन दोनों वैल्यूज को बस उठा के इस इक्वेशन में डाल दो। तो यहां से अगर डालते हैं तो क्या दिखाई देगा हमें, हमारे पास क्या था, पी ए इज इक्वल टू के इंटू एक्स ए। तो पी ए की जगह पे अगर हमने एक्स ए की वैल्यू 1 डाली, तो पी ए की जगह पे कितना डालना पड़ेगा, पी नॉट ए। तो पी नॉट ए रख दिया, के इंटू एक्स ए की जगह पे कितना रखना पड़ेगा, 1, क्योंकि जब एक्स ए की वैल्यू 1 होगी, एक्स ए की वैल्यू 1 होगी, तो पी ए की वैल्यू किसके बराबर होगी, पी नॉट ए। तो पी नॉट ए बराबर के इंटू 1। तो क्या यहाँ से के का मतलब पता चल गया, के इज इक्वल टू कितना आ गया, पी नॉट ए। अब इस के को बस यहाँ पे उठा के रख देंगे तो क्या हमें इक्वेशन मिल जाएगा। सो हमारे लिए पी ए मतलब वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन पी ए इज इक्वल टू किसके बराबर आ जाएगा, के की जगह पे क्या रख दिया जाए, पी नॉट ए। तो पी नॉट ए इंटू एक्स ए, ये हमारा इस चैप्टर का फर्स्ट फॉर्मूला बन गया, जो आपको ध्यान में रखना है, याद रखना है, इससे क्वेश्चन सॉल्व होंगे, ठीक है ना। दिस इज द फर्स्ट फॉर्मूला ऑफ दिस चैप्टर। क्योंकि अभी तक जो वेपर प्रेशर हमने पढ़ा वो सब तो बेसिक चीजें थी, अब यहां से वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन हमारा शुरू हो गया है। तो पीए का मतलब क्या है, पीए का मतलब क्या है हमारे लिए, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। और पी नॉट ए का मतलब क्या है, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट। और सॉल्वेंट हमारे लिए क्या है, ए। और एक्सए का मतलब क्या है, एक्सए का मतलब है मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट। एक्सए का मतलब क्या है, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट। और ये कैसे निकालोगे मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट, एक्सए कैसे निकाला जाता है, तो एक्सए का फॉर्मूला क्या होगा, मोल्स ऑफ ए डिवाइडेड बाई मोल्स ऑफ ए प्लस मोल्स ऑफ बी। हमें सोल्यूट का मास बता देगा कितना डाला जा रहा है, तो वहां से मोल्स निकाल लेंगे। सॉल्वेंट का मास पता होगा तो वहां से मोल्स निकाल लेंगे, तो मोल फ्रैक्शन ऑफ ए मिल जाएगा। और वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट मैंने हमेशा बताया क्वेश्चन में हमेशा क्या रहेगा, गिवन, क्योंकि ये इस चैप्टर का कॉन्सेप्ट कांस्टेंट है जो हमेशा क्या रहना है, गिवन। तो हमें वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन कैलकुलेट कर सकते हैं कि नहीं, हमें यही कैलकुलेट करना था, ये कैलकुलेट
ये हमें कैलकुलेट करना है। ठीक है, देखो पी नॉट ए हमेशा गिवन रहेगा और पी हमें क्या करना है, कैलकुलेट करना है। तो क्या ये फॉर्मूला समझ में आया, पी इज इक्वल टू पी नॉट ए एक्स ए। तो ये हमारे चैप्टर का फर्स्ट फॉर्मूला है बेटा, जिसको ध्यान रखना। इस फॉर्मूले से हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। कभी भी हमसे वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन पूछेगा तो जो भी हमें वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट दिया है उसको ले लेंगे। सॉल्वेंट तो आप पहचान ही लोगे क्या दिया है, किसके अंदर डाला जा रहा है, जिसमें डाला जाएगा। तो सॉल्वेंट क्या होता है, जो मेजर अमाउंट में होता है, और जो चीज डाली जाएगी वो क्या होगा, सोल्यूट होगा। तो सोल्यूट का मास बता दे, सॉल्वेंट का मास बता दे, तो वहां से मोल फ्रैक्शन निकाल लेना। और वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट हमेशा गिवन रहेगा आपको, तो यहाँ से वेपर प्रेशर क्या निकाल सकते हैं, सॉल्यूशन का। अब इस फॉर्मूले से देखो 3 फॉर्मूले बनते हैं ना, किस तरीके से बनते हैं बस देखते चलो। इसे अभी हमने पढ़ा था कि एक्स ए और एक्स बी का सम किसके बराबर होगा, 1 के बराबर। मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट किसके बराबर, 1 के। तो क्या यहाँ से एक्स ए इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स बी भी लिखा जा सकता है। एक्स ए इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस एक्स बी। तो एक्स ए की जगह पे उठा के अगर डाल दिया जाए यहाँ पे तो क्या दिखाई देगा, देखो पी ए इज इक्वल टू पी नॉट ए इंटू एक्स ए था, तो मैं इसे पी नॉट ए इंटू एक्स ए की जगह पे 1 माइनस एक्स बी रख देता हूँ। ठीक है, क्या रख दिया, 1 माइनस एक्स बी। अब इसको मल्टीप्लाई अगर कर दूं तो क्या हो जाएगा, पी नॉट ए माइनस पी नॉट ए एक्स बी हो जाएगा। मतलब पी ए बराबर क्या आने लगा, पी नॉट ए माइनस पी नॉट ए एक्स बी। अब पी नॉट ए एक्स बी को इधर ले लो और पी ए को उधर ले लो, तो इसे मैं इस तरीके से लिख सकता हूँ क्या, पी नॉट ए माइनस पी ए। पी नॉट ए यहीं रहने देता हूँ, इस पी ए को उठाए तो उधर चला जाएगा और ये इधर आएगा, तो क्या बन जाएगा, पी नॉट ए एक्स बी। तो ये देखो ये सेकंड फॉर्मूला है ना। क्यों सेकंड फॉर्मूला मैं बोल रहा हूँ, क्या जरूरत थी इसकी, ये वाला जो टर्म है ना, ये पी नॉट ए माइनस पी ए। पी नॉट ए क्या था, ओरिजिनल वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट हो रहा था, और पी ए क्या है, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। मतलब ये मान लो अगर ये 100 mm ऑफ Hg था, तो बाद में सॉल्यूशन में डालने के बाद ये थोड़ी सी तो वैल्यू कम हो जाएगी ना, क्योंकि मोल फ्रैक्शन की वैल्यू हमेशा 1 से छोटी होती है। तो आप 100 में 1 से छोटी वैल्यू से मल्टीप्लाई करोगे तो ये वैल्यू तो कम ही आनी है। और मैंने बताया वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन क्या आता है, कम ही आता है। तो ये जो टर्म है ना, ये एक्चुअल में होना चाहिए था 100 mm ऑफ Hg, लेकिन बाद में सपोज करो 80 mm ऑफ Hg हो गया, तो इस टर्म को हमें बोला जाता है लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। इसको क्या बोलते हैं, लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। वेपर प्रेशर में कितने की कमी हुई, तो अगर हमसे क्वेश्चन कभी पूछ ले कि लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर बताओ, तो हमें क्या निकालना रहता है, पी नॉट ए माइनस पी ए। ओरिजिनली पी नॉट ए था और बाद में कितना हुआ, पी ए। तो पी नॉट ए माइनस पी ए को क्या बोलेंगे हम लोग, लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर बोलेंगे। समझे बात को। और एक और फॉर्मूला देखो यहीं पे बन जाएगा, एक और फॉर्मूला क्या बन जाएगा यहाँ पे, अगर मैंने इस तरीके से कर दिया पी नॉट ए माइनस पी ए, और इस पी नॉट ए को लाके इधर डिवाइड कर देता हूं, डिवाइडेड बाई पी नॉट ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एक्स बी। तो देखो एक फॉर्मूला ये भी होता है, थर्ड फॉर्मूला ये कौन सा फॉर्मूला हो गया, थर्ड। क्यों थर्ड फॉर्मूला, क्यों, क्योंकि देखो इसमें क्या बोला जाएगा, ये जो टर्म है, ये जो टर्म है, ये टर्म देखो, इसको क्या बोला हमने, लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। अब लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर की जो वैल्यू है उसको पी नॉट है, मतलब ओरिजिनल वैल्यू से डिवाइड कर दिया ना, तो इसको अब बोला जाता है रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, क्योंकि हमें तो पी नॉट ए के रिस्पेक्ट में देखा ना कितना लोअर हो गया। तो अगर कभी हमसे क्वेश्चन में ये वर्ड दे दे, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, जिसको हम लोग RLVP लिखेंगे शॉर्ट में हमेशा। तो रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर कभी आपसे पूछे तो रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर का मतलब क्या होता है, पी नॉट ए माइनस पी ए अपॉन पी नॉट ए। रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर का मतलब क्या हो गया, पी नॉट ए माइनस पी अपॉन पी नॉट ए। तो इसे हम लोग बोलते हैं रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। और लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर बोले तो पी नॉट ए माइनस पी ए, और वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन बोले तो ये। तो 3 फॉर्मूले मैंने कहा, दिस इज द फर्स्ट फॉर्मूला, दिस इज आवर सेकंड फॉर्मूला, दिस इज आवर थर्ड फॉर्मूला। तो ये 3 फॉर्मूले, और 3 फॉर्मूलों में आप देख सकते हो केवल हमको याद कौन सा रखना है, फर्स्ट। इन फर्स्ट से ही हमने सेकंड निकाल लिया, और सेकंड फॉर्मूले से हमने तुरंत कौन सा निकाल लिया, थर्ड वाला निकाल लिया। तो अगर हमसे कभी क्वेश्चन में पूछे कि रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर क्या होता है, तो हम लोग कुछ नहीं बोलेंगे, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर किसके बराबर होता है, देख रहे हैं आपको, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर इज ऑलवेज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ किसका, बी मतलब क्या, मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट। तो आप देखना किसी किसी बुक में अल्टरनेटिव स्टेटमेंट भी रहता है राउल्ट्स लॉ का, कि जो रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर होता है इट इज इक्वल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट होता है। तो ये 3 फॉर्मूले हैं, इन तीनों फॉर्मूलों को ध्यान रखो। काफी सिंपल तरीका है, कुछ नहीं करना है इसमें। एक बार फिर से बोलता हूं मैं,
हमें राउल्ट्स लॉ बोला था कि वेपर प्रेशर ऑफ एनी सॉल्यूशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द वेपर प्रेशर ऑफ एनी सॉल्यूशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ द सॉल्वेंट, है ना, विच इज वोलाटाइल, जो वोलाटाइल है। तो एक्से के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कर दिया, तो पी एज इक्वल टू के इंटू एक्से। के को कैसे निकाला हमने, अगर एक्से की वैल्यू 1 हो जाए तो पी ए की वैल्यू किसके बराबर, पी नॉट ए, और यहाँ पे ला के रख दिया हमने बस के इज इक्वल टू पी नॉट ए, तो पी एज इक्वल टू पी नॉट ए इंटू एक्से। फिर एक्से को हमें केवल 1 माइनस एक्स भी रखना है, तो जैसे ही एक्से को हम लोग 1 माइनस एक्स भी रखेंगे इस एक्सप्रेशन के अंदर, तो 1 माइनस एक्स भी रखते ही क्या दिखाई देगा, पी नॉट ए माइनस पी नॉट ए एक्स बी। तो यहाँ से पी नॉट ए माइनस पी ए को क्या लिख सकते हैं, पी नॉट ए एक्स बी, और इसको हम लोग बोलते हैं लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, पी नॉट ए माइनस पी ए को। और इस पी नॉट ए से फिर से डिवाइड कर दोगे तो उसको क्या बोलते हैं, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, और ये हमेशा किसके बराबर होगा, मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट के बराबर होगा। तो आई होप कि ये फॉर्मूले क्लियर हो गया किस तरीके से करना है, ठीक है। हमें हमेशा मास ऑफ सोल्यूट, मास ऑफ सॉल्वेंट इस तरीके के सब्सटेंस का दिया रहेगा, मोल फ्रैक्शन वगैरह तो निकालोगे। तो ये 3 फॉर्मूले, ठीक है ना, ये तीनों फॉर्मूले से भी क्वेश्चन किया जाता है, और एक और मैं आपको न्यूमेरिकल अप्रोच के लिए बता रहा हूँ। चलो वो नेक्स्ट पेज पे मैं ले लेता हूँ आपका, ठीक है। तो देखो हमारा रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर का क्या फॉर्मूला आया, पी नॉट ए जो ओरिजिनल प्रेशर होता था माइनस पी ए, ठीक है ना, ये हो गया लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, और इसको डिवाइड कर दो पी नॉट ए से, मतलब जो ओरिजिनल वेपर प्रेशर प्योर होता था, ये बराबर किसके होता है, एक्स बी के। बहुत सिंपल है, याद रखना। इसी को हम लोग आर एल वी पी बोल रहे हैं, आर एल वी पी, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, किसको, पी नॉट ए माइनस पी अपॉन पी नॉट ए। ये क्या था, प्योर वेपर प्रेशर था, प्योर में से हमने सॉल्यूशन के वेपर प्रेशर को माइनस कर दिया, डिवाइडेड बाय पी नॉट ए इज इक्वल टू क्या हो गया, एक्स बी हो गया, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, ठीक है ना। अब इसको देखो जरा सा, एक्स बी को क्या हम लोग लिख सकते हैं, एक्स बी का मतलब क्या है, मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट, तो मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन टोटल मोल्स, ये लिखोगे ना। अब देखो मोल्स के अंदर तो मास ऑफ सोल्यूट अपॉन मोलर मास ऑफ सोल्यूट, या मास ऑफ सॉल्वेंट अपॉन मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट। तो हमसे देखो 4 और अननोन आ गए, क्या क्या आ गया, मास ऑफ सोल्यूट आ गया, मोलर मास ऑफ सोल्यूट आ गया, मास ऑफ सॉल्वेंट आ गया, मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट आ गया। इन 4 अननोन को भी हमसे पूछ सकता है इस क्वेश्चन के फॉर्म में, ठीक है ना। ये क्वेश्चन में हमें वो भी यूज करवा सकता है। तो इसको देखो कैसे सॉल्व करोगे आप, पी नॉट ए माइनस पी ए अपॉन पी नॉट ए इज इक्वल टू क्या है हमारे लिए, एन बी अपॉन एन ए प्लस एन बी। मैं क्या करता हूँ, इसको उल्टा करता हूँ, है ना, इन दोनों को, ये पी नॉट ए अपॉन पी नॉट ए माइनस पी ए कर दिया इज इक्वल टू इधर एन ए प्लस एन बी अपॉन एन बी कर दिया, और दोनों तरफ से -1 सब्ट्रैक्ट कर दिया, इधर भी -1 कर दिया, इधर भी -1, तो इससे कोई फर्क तो पड़ेगा नहीं, दोनों तरफ -1 कर दिया हमने तो, ठीक है। तो होगा क्या इसमें, पी नॉट ए माइनस पी नॉट ए, और ये माइनस माइनस प्लस क्या हो जाएगा, पी ए, ठीक है, डिवाइडेड बाई नीचे क्या रहेगा, पी नॉट ए माइनस पी ए इज इक्वल टू, इधर देखो क्या हो जाएगा, एन ए प्लस एन बी माइनस एन बी, डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा, एन बी, ठीक है। अब यहां से देखो जरा, तो ये दोनों कट जाएंगे आपस में, और एन बी से एन बी भी कट जाएगा यहाँ पे, है ना, ठीक है क्या। चलो तो ये हो जाएगा हमारे पास, क्या दिखाई देगा, पी ए अपॉन पी नॉट ए माइनस पी ए इज इक्वल टू, इधर क्या आएगा, एन ए अपॉन एन बी, और फिर से इनको अगर मैंने उल्टा कर दिया, रेसिप्रोकल कर दिया इनका, तो क्या दिखाई देने वाला है, देखो पी नॉट ए माइनस पी ए डिवाइडेड बाई क्या, पी ए इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, एन बी अपॉन एन ए। तो एक ये फॉर्मूला भी ध्यान रखो, जो न्यूमेरिकली सॉल्व करने में काफी हेल्पफुल होता है हमारे लिए। कब ज्यादा हेल्पफुल होगा, जब हमसे कभी मास ऑफ सॉल्वेंट या मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट, मास ऑफ सोल्यूट या मोलर मास ऑफ सोल्यूट पूछ ले, तो ये फॉर्मूला भी हमारा काम आता है। न्यूमेरिकली हम लोग ज्यादा इसको यूज करेंगे। देखो यहाँ पे क्या होता है, क्या ये समझ पा रहे हो मैं क्या कहना चाहता हूँ, देखो इसको क्या मास ऑफ सोल्यूट अपॉन मोलर मास ऑफ सोल्यूट लिख सकते हो कि नहीं, मोलर मास ऑफ सोल्यूट, ठीक है। और क्या इसे मास ऑफ सॉल्वेंट अपॉन मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट भी तो लिख सकते हो ना। तो अगर देखो किसी क्वेश्चन में हमसे चाहे ना, तो मास ऑफ सॉल्वेंट भी पूछ सकता है, मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट पूछ सकता है, मास ऑफ सोल्यूट या मोलर मास ऑफ सोल्यूट पूछ सकता है। तो यहाँ पे क्या होता है ना, इस फॉर्मूले को अगर लगाते हैं, अगर हमको पी नॉट ए और पी ए दे दे, पी नॉट ए तो हमेशा गिवन नहीं होगा, बता दिया मैंने। अगर वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन भी बता दिया कि कितना होगा, 25 ग्राम सोल्यूट को, ऐसे क्वेश्चन समझिए क्या कह रहा हूँ, 25 ग्राम सोल्यूट के अंदर 25 ग्राम 100 ग्राम सॉल्यूशन के अंदर, ध्यान से समझो क्या कह रहा हूं। अगर 100 ग्राम का हमने सॉल्वेंट लिया है, वाटर लिया, 100 ग्राम के अंदर मान लो क्वेश्चन में हमें बोला कि 20 ग्राम हमने ग्लूकोज को डाल दिया, 100 ग्राम हमने सॉल्वेंट वाटर का लिया है और इसके अंदर ग्लूकोज का
20 ग्राम को डाल दिया है, ठीक है ना। और हमसे बता रहा है कि जो वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्यूशन था वो मान लो कि 30 टॉर था, कितना था 30 टॉर, और जो वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन हो गया वो हमारे लिए सपोज करो मान लो बोल दिया उसने कोई 25 टॉर हो रहा है, क्योंकि कम होगा ना। तो देखो हमें पीए भी दे दिया, पी नॉट ए भी दे दिया, तो ये वैल्यू हमें मिल जाएगी। अब इधर हमसे क्वेश्चन में ये पूछ सकता था, इवन मैं ग्लूकोज नहीं, ये आपको छुपा लेता हूँ कि क्या चीज डाला है, सोल्यूट बोल देता हूँ। और मुझसे क्वेश्चन में पूछ सकता था इस सोल्यूट का मोलर मास बताओ, तो सोल्यूट का मोलर मास अननोन रहेगा। तो देखो पी नॉट ए हमें पता ही रहेगा 30 टॉर है, पी ए हमें बता दिया सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर कितना हो गया 25 टॉर। तो हमसे पूछा क्या है, सोल्यूट पता करिए कौन सा है, तो मोलर मास अननोन हो गया, इसका 20 ग्राम मास दिया था, यहाँ भी देखो 100 ग्राम इसका भी दिया है 100 ग्राम, और वाटर दिया है तो इसका भी मोलर मास मालूम है। मतलब बेसिकली मिला जुला के कितने अननोन हो सकते हैं देखो ना, एक तो मोलर मास ऑफ सोल्यूट हो सकता है, मोलर मास ऑफ सोल्यूट, मास ऑफ सोल्यूट, मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट या मास ऑफ सॉल्वेंट, ये 4 अननोन यहाँ पे हैं। पी नॉट ए हमेशा गिवन रहेगा और पी ए, मतलब 5 अननोन है। तो हर प्रॉब्लम में इस फॉर्मूले को रिकमेंड करूंगा, इससे करो, क्योंकि यहाँ पे देखो आपको एलसीएम वगैरह लेना पड़ेगा। जैसे इसमें क्या लिखोगे डब्ल्यू ए बाई एम ए, और इसके लिए क्या लिखोगे डब्ल्यू बी बाई अपॉन मोलर मास ऑफ बी, है ना। तो इसको जब करोगे तो एलसीएम वगैरह लेना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे एलसीएम वाला लफड़ा खत्म हो जाता है, यहाँ पे सीधे क्या एनवी बाई एन ए। अब न्यूमेरिकल जब आएंगे हम लोग तब ये न्यूमेरिकली ये कैसे यूज करना है फॉर्मूला मैं समझाऊंगा आपको न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से। तो अभी ये हम लोग फॉर्मूला समझ गए, ये फॉर्मूला रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर के लिए था, और ये फॉर्मूले में बस इतना डिफरेंस है कि नीचे पी नॉट ए आएगा तो यहाँ पे एक्स भी आ रहा है, और नीचे यहाँ पे पी आ रहा है तो यहाँ पे क्या आ रहा है एनवी बाई एन ए आ रहा है। और बस एक चीज और आज हम लोग देख लेते हैं, इसका ग्राफ देख लेते हैं, और इसके बाद न्यूमेरिकल्स प्रॉब्लम कल की क्लास में मैं लूंगा इसके ऊपर, ठीक है ना। क्योंकि देखो अब ग्राफ कैसे आता है इसके अंदर, तो आप देखो हमेशा जो ग्राफ बनता है एक्स और वाई एक्सिस का, आपने एक ही ओरिजिन के साथ ग्राफ पढ़ा है, यहाँ पे वाई एक्सिस होती है एक्स एक्सिस होती है, लेकिन इस चैप्टर के अंदर जब आप ग्राफ को देखोगे ना तो उसमें दो दो इस तरीके से वर्टिकल लाइन दिखाई देंगे आपको, है ना, दो दो वर्टिकल लाइन। ये वाला हमेशा वेपर प्रेशर की एक्सिस को बताता है, और नीचे वाला किसको बताता है मोल फ्रैक्शन को। ये वाली एक्सिस किसकी बताती है मोल फ्रैक्शन की। तो दो दो क्यों, क्योंकि देखो ना मोल फ्रैक्शन, जैसे ये मोल फ्रैक्शन एक्स ए के टर्म्स में भी हो सकता है, एक्स बी के टर्म्स में भी हो सकता है। एक्स ए मतलब सॉल्वेंट का मोल फ्रैक्शन है, और एक्स बी मतलब सोल्यूट का मोल फ्रैक्शन। तो ये मोल फ्रैक्शन की एक्सिस है। तो ये इस तरीके से लिमिट क्यों लगाए, इन लाइनों पे लिमिट क्यों लगाए, क्योंकि हमें पता है मोल फ्रैक्शन की वैल्यू, सपोज करो एक्स ए को यहाँ से यहाँ दिखा रहा है इस तरीके से जाते हुए, तो मोल फ्रैक्शन यहाँ पे कितना रहेगा 0, और मोल फ्रैक्शन की मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो सकती है 1 हो सकती है ना। तो ये हमेशा 0 से 1, तो इसीलिए दूसरी लाइन भी खींची हुई दिखाई देगी ग्राफ के अंदर, क्योंकि ये लिमिट है कि मोल फ्रैक्शन ऐसा नहीं है कि आपका 1 से ज्यादा हो सकता है, 1 पे जाके रुकना पड़ेगा। तो अगर एक्स ए की वैल्यू 0 से 1 इधर जा रही है तो एक्स बी की वैल्यू किधर से जाएगी, तब एक्स बी की वैल्यू की डायरेक्शन इधर होगी, है ना, क्योंकि हमें पता है एक्स ए प्लस एक्स बी का सम हमेशा किसके बराबर आता है, एक्स ए प्लस एक्स बी इक्वल टू हमेशा कितना आना चाहिए 1। तो इसका मतलब जहां पे मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट 1 होगा वहां पे एक्स बी की वैल्यू क्या होगी 0, और जहां पे मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट 0 होगा वहां पे मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट कितना होगा 1। तो समझे क्या इस बात को। तो एक्स से इधर की तरफ बढ़ता हुआ दिखाई जा रहा है, और एक्स बी को इस साइड से इस साइड की तरफ बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। और हमसे अगर ग्राफ पूछा है कि वेपर प्रेशर और मोल फ्रैक्शन में ग्राफ बताओ, तो अभी हमने रिलेशन देखा था, क्या आया था पी ए इज इक्वल टू वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन है, ये वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन की एक्सिस है। तो पी ए इज इक्वल टू क्या आ रहा था पी नॉट ए इंटू एक्स ए आ रहा था। तो ये देखो ये वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन कहाँ पे ले लिया हमने, वाई एक्सिस पे ले लिया है, मतलब ये बेसिकली क्या है पी ए है ना, ये क्या है पी ए की एक्सिस है, तो ये वाई पे आ गया। और मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट हमने कहाँ पे लिया एक्स, तो ये क्या हो गया वाई। तो बेसिकली ये लाइन किस तरीके का दिखाई देने लगा, y इज इक्वल टू एम एक्स टाइप का। और y इज इक्वल टू एम एक्स की लाइन पता है आपको ओरिजिन से पास होती है, कैसी होती है स्ट्रेट लाइन होती है। तो स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन हो जाएगा, और ये ग्राफ जाके यहाँ पे कट करेगा, और ये जहाँ पे कट करेगा वहां पे वेपर प्रेशर की वैल्यू कितनी होगी, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन की वैल्यू। तो देखो एक्स ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1, तो एक्स ए की वैल्यू 1 रखते पी ए किसके बराबर हो जाएगा पी नॉट ए। तो यहाँ पे किसके बराबर होगा पी नॉट ए के बराबर हो जाएगा, ठीक है ना। समझे क्या इस बात को किस तरीके से किया। और इस लाइन का इक्वेशन अगर लिखने के लिए बोले तो क्या लिखोगे पी ए इज इक्वल टू पी नॉट ए एक्स ए लिखोगे इसे, ठीक है ना। तो पी ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा पी नॉट ए एक्स ए। और ये मोल फ्रैक्शन की एक्सिस, ये दो लाइनें क्यों खींची गई समझे, क्योंकि ये 1 पे होता है। मोल फ्रैक्शन की वैल्यू मैक्सिमम कहां तक जा सकती है 1 तक, तो 1 पे इसको टर्मिनेट करना था, ठीक है ना। और एक्स से चूंकि एक्स से जब यहाँ पे 0 है तो यहाँ पे कितना होगा 1, और जहां पे मोल फ्रैक्शन 1 हो जाएगा वहां पे ये 1 हो गया, तो पी ए किसके बराबर हो जाएगा पी नॉट ए। तो ये तो वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन की एक्सिस है ना, इधर वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन की एक्सिस है, और ये वाला भी किसकी एक्सिस है, ये भी तो वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन
पीए की एक्सिस है ना, ये अलग एक्सिस नहीं है, 2 एक्सिस रहती है ना, ये भी वेपर प्रेशर, तो पी नॉट ए के बराबर हुआ। तो आई होप कि ये क्लियर हो गया किस तरीके से किया हमने ग्राफ को। अगर मैं आपसे कंफ्यूज करने के लिए इस तरीके का दे दूं अगर ग्राफ, तो फिर क्या आंसर करोगे। ये वेपर प्रेशर की एक्सिस है, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन की एक्सिस, ठीक ना। ये वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन की एक्सिस दे दिया आपको, मतलब बेसिकली किसकी एक्सिस है, पीए की। तो पीए की एक्सिस ऊपर दे दिया, और नीचे मान लो मैंने मोल फ्रैक्शन ऑफ बी को बोल दिया कि बी इस तरीके से बढ़ता है, तो बताओ ग्राफ कैसा बनेगा। ये बी को दे दिया, मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट का दे दिया, इस तरह से बढ़ता है, तो फिर क्या होगा। तो हमें खुद आइडिया लेना है, अगर मोल फ्रैक्शन इधर बढ़ा है तो मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट यहाँ पे 0 होगा, यहाँ पे कितना होगा 1। तो इस हिसाब से हमें एक्से का आइडिया लेना है कि सॉल्वेंट के बारे में क्या होगा। तो सॉल्वेंट यहाँ पे कितना रहेगा 0, और सॉल्वेंट यहाँ पे कितना पहुंच जाएगा 1, ठीक है ना। तो अब ये देखो यहाँ पे वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, जब सॉल्वेंट का मोल फ्रैक्शन 0 रहेगा तो 0 रहेगा, और जैसे ही सॉल्वेंट का मोल फ्रैक्शन 1 होगा वैसे ये ग्राफ कैसा जाएगा, ऊपर की तरफ उठ जाएगा, तो यहाँ पे जाके कटेगा, है ना, इस तरीके से बन जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा पी नॉट ए। तो अगर मोल सॉल्यूट के मोल फ्रैक्शन के रिस्पेक्ट में भी ग्राफ बनवा ले तो इस तरीके से बन जाएगा, बाकी कोई चेंज नहीं होगा, ठीक है। तो आज के लिए बस मैं यहीं पे लेक्चर को स्टॉप करता हूँ, है ना। आज काफी फॉर्मूले वगैरह समझा दिए मैंने, किस तरीके से आए, क्या किया हमने और क्या क्या करना है। कल न्यूमेरिकल प्रॉब्लम इन्हीं फॉर्मूलों पे हम लोग लेना शुरू करेंगे। एक बार फिर से फॉर्मूला कल मैं रिवाइज कराऊंगा, और फिर इसके ऊपर हम लोग न्यूमेरिकल प्रॉब्लम कल स्टार्ट करते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही रहने देता हूँ। थैंक यू।